बिजनेस एथिक्स का टॉपिक के पहले हमने क्या कवर किया? वी हैव कवर्ड social responsibilities of business towards various section of the society. Various section of the society में क्या क्या आ गया? Various section of the society में हमने पहले देखा ओनर के बारे में, फिर हमने देखा इन्वेस्टर के बारे में, उसके बाद फिर हमने कस्टमर के बारे में देखा, एम्प्लॉय के बारे में देखा, देन वी हैव गॉन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, और लास्ट में एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमने देखा। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर बिजनेस एथिक्स। कोई भी बिजनेस पर्सन है तो उसको एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक का मतलब होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वृत्ति शास्त्र, आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए जब आप बिजनेस करते हो, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स की बात हम यहाँ पर करते हैं, जो मोरल से रिलेटेड है। कुछ चीजें होती है जो हमको पता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बिजनेस एथिक्स का। तो पेज नंबर 122 पे हूं मैं, चैप्टर नंबर 6 है। कंसेप्ट क्या बता रहा है? द वर्ड एथिक्स, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईथोस। तो इसको ग्रीक वर्ड में ईथोस के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब चरित्र, ठीक है। बहुत बार कैसा होता है, आप कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, दैट मीन्स चरित्र प्रमाण पत्र। और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? आपके स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो दे सकते हैं, आपके सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, या आप अगर कोई विलेज वगैरह में है तो जो पंचायत का प्रमुख होता है, सरपंच जिसे बोलते हैं, वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपका एरिया का नगर सेवक आपको दे सकता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा देता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? आपका चरित्र। और चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे चरित्र के लिए, अच्छे कैरेक्टर के लिए क्या करें? हमको एथिक्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एथिक्स क्या है? Ethics means the set of rules and principles that the organization should follow while doing business. बिजनेस करते समय कौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। अगर चलो बिजनेस की बात छोड़ दो, हम लोग सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, एक डॉक्टर है और सपोज वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए गया है, ऑपरेशन करना चाह रहा है वो, और आप ही पेशेंट हो, ठीक है, आप ही पेशेंट हो और आप स्ट्रेचर पे हो, और अचानक वहां पर एक डॉक्टर की एंट्री होती है, और डॉक्टर ने कलरफुल टी शर्ट पहन रखा हुआ है, और सपोज वो पान या गुटखा खा रहा है कुछ, ठीक है, और आपके पास आया और वो बोलता है कि मैं ही आपका ऑपरेशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। भले उसके पास डिग्री होगी, लेकिन शक्ल से तो अपने को डॉक्टर लगेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर का क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। डॉक्टर ने वो व्हाइट व्हाइट जो उनका ड्रेस रहता है वो पहना हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब दिखने में अपने को वो डॉक्टर जैसा लगना चाहिए, ऐसे उनका क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। आप देखते हैं जो वकील होते हैं, लॉयर है ना, तो लॉयर का भी क्या होता है? ड्रेसअप होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सिर्फ ड्रेसअप नहीं होता है, उनका पूरा चरित्र, उनका कैरेक्टर, वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना। आप ज्यादातर देखते हैं कि डॉक्टर बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, ठीक है। तो उनका पूरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो जो डॉक्टर होता है उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल उसको इंजेक्शन देना है, ठीक है, तो इंजेक्शन देने के लिए क्या करेगा? वो सीरिंज को कैसे पकड़ना है, उसमें से एयर बबल कैसे निकालना है, ठीक है, और आपको इंजेक्शन देने के पहले आपका जो स्किन है वहां पर उसको क्लीन कैसे करना है, तो उसको वहां पर क्लीनलीनेस मेंटेन करना, ये डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं, उसका फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट दैट बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, बिजनेस को जो फॉलो करना चाहिए वाइल डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस करते समय जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एथिक्स।
Through ethics, a standard is set for the organization to regulate their behavior. एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है. वही वापस से स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक रूल बनाया गया. दिस हेल्प्स देम इन डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉन्ग एंड राइट पाथ. अच्छा, ये एथिक्स से क्या होता है, आपको अगर बता दिया जाए क्या सही है और क्या गलत है, तो आपका रास्ता खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमें करना क्या है. अगर कोई चीज करने से किसी का नुकसान होता है, गलत होता है, तो फिर वो राइट पाथ नहीं है, रॉन्ग पाथ है. ठीक है, तो आपका रूल सर, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई ऑफिस है और ऑफिस में वहां पर नोटिस लगा दी गई कि जो भी एम्प्लॉय है अगर वो टिफिन लेकर के आते हैं तो टिफिन में नॉनवेज ना लेकर के आए. अब ये नॉनवेज वाली बात, वेज और नॉनवेज सबका खाने का अपना अपना तरीका होता है. अब ये कोई हम लोग मोरल से कनेक्ट करके इसको उतना नहीं देख सकते, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है. ठीक है, तो जो नॉनवेज खाते हैं वो बोलेंगे कि इसमें क्या बुरी बात है, नॉनवेज तो खाना कोई बुरी बात नहीं है. और जो नहीं खाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग ने ऑफिस में लाकर लगा दिया, नोटिस लगा दी, तो ये क्या बन गया, रूल बन गया. ऋतिक, अभी भी आपको वॉइस में प्रॉब्लम है क्या बेटा? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जब तक वहां पर कोई नोटिस नहीं लगा है या किसी को पता नहीं है वो रूल्स, ठीक है, तो आप कुछ भी टिफिन में लेकर के आ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आपकी मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. बट वहां पर एक बार रूल लगा दिया कि इस ऑफिस में वेजिटेरियन खाना ही आप ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, वहां का एथिक्स हो गया. फिर वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है ताकि वहां पर एथिक्स को फॉलो किया जा सके. तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि इस ऑफिस में रॉन्ग क्या है, राइट क्या है. फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनी के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को गैजेट प्रोवाइड करती है, जैसे मोबाइल है या लैपटॉप है, और लैपटॉप पे वर्क करने को बोलती है, तो कई बार उसके साथ में इंस्ट्रक्शन रहता है कि इस पर्सनल कंप्यूटर पे, पर्सनल लैपटॉप पे आपको अपनी पर्सनल चीजें डालनी नहीं है. ठीक है ना, आप उसमें गाना नहीं सुन सकते, आप उसमें यूट्यूब पे नहीं जा सकते, आप उसमें कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते किसी अदर वेबसाइट से, आपको सिर्फ ऑफिस का ही काम करना है. आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूं तो चाहे जो मैं करूं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग पाथ हो जाएगा. तो ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जो एम्प्लॉइज ऑफिशियल गैजेट जो होता है उसका वो पर्सनल यूज करते हैं, उसकी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया. ठीक है, वन ऑफ माई यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है जो एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करता है, गोरेगांव साइड में प्राइम फोकस एकेडमी करके है. तो जो बड़ी बड़ी एनिमेटेड मूवीज आती हैं उसके ऊपर उसको वर्क करना रहता है, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमेटेड मूवी हमको मालूम है, एवेंजर है, फिर ऐसे जो एनिमेटेड मूवी बहुत सारे निकलते रहते हैं. ठीक है ना, हैरी पॉटर वगैरह जो निकला था उस पर जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर कोई वीडियो उसका नहीं निकालेगा, कोई फुटेज नहीं निकालेगा, जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक आप अपना वर्क किसी और को शो नहीं कर सकते. और अगर ऐसा पता चला कि आपने उसका कोई क्लिपिंग, कोई वीडियो अपने फेसबुक पे डाल दिया या कहीं से आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपको जॉब से तुरंत निकाल दिया जाएगा. तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है और आपको उसको फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस एथिक्स समझने का मतलब हम लोग बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ रहे हैं. अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बताते हैं, ये बताते हैं क्या गलत है और क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एथिक्स डील्स विथ कंसेप्ट सच एज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, फेयर एंड अनफेयर, जस्ट एंड अनजस्ट, लीगल एंड इलीगल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन. तो हमारे जो एक्शंस होते हैं उसमें ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग, क्या अच्छा है क्या खराब है, गुड और बैड, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, जस्ट मतलब न्याय और अनजस्ट मतलब अन्याय. ठीक है ना, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या लॉफुल है क्या अनलॉफुल है. ठीक है, क्या प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है, ये हमको पता चलता है. किससे पता चलता है? एथिक्स से पता चलता है. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल
साइंस, सामाजिक साइंस का, सामाजिक विज्ञान का एक ब्रांच है ये, ठीक है, क्योंकि ये मोरल से बना रहता है, मोरलेस। तो एंड्रयू क्रेन जो है ये डिफाइन करते हैं एथिक्स को। बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटी एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। ऐसे बिजनेस सिचुएशन या एक्टिविटी जिसके थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है ना। मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोड ऑफ कंडक्ट आपने सेट किए हैं जिसकी वजह से किसी के एक्शन को आप बता सकते हैं कि उसने सही किया या गलत किया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया, कोई चीज किसी के लिए सही हो सकती है या गलत हो सकती है। ऑफिस में कोई वन पर्सन है जो ऑमलेट लेकर के आ गया, बट नॉनवेज अलाउड नहीं था, ऐसा नोटिस में दे दिया गया, तो कोई बोलता कि नहीं मेरे खाने पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं। नहीं, आपके खाने की बात नहीं चल रही है, नोटिस की बात चल रही है। आप नोटिस देखो, नोटिस पे क्या लिखा हुआ है, वही रूल है और उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप रॉन्ग हो, बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि आपको आप क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका अधिकार आपको नहीं है, लेकिन यहां पर नहीं खाना है ऐसा नोटिस में लिखा हुआ है, तो हमको उससे क्लियरली पता चलता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स हमको क्या देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, जिसकी मदद से जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको हम लोग प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये था एंड्रयू क्रेन का डेफिनेशन। व्हीलर है हमारे साथ में, व्हीलर क्या बता रहे हैं देखो, बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट और साइंस। बिजनेस एथिक्स जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। किस चीज का आर्ट और साइंस है? ऑफ मैनेजिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी। सोसाइटी के साथ जो भाईचारे का रिलेशन है उसको मेंटेन करने का एक आर्ट है और एक साइंस है, ठीक है। इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राइट और रॉन्ग कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसको भी एड्रेस करता है। तो इसमें वेरियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक आर्ट है और साइंस है जो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करता है किसके साथ में, सोसाइटी के साथ में। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ ना करे जिसके वजह से सोसाइटी को हार्म हो, नुकसान हो, ठीक है। एक हार्मोनियस रिलेशन, एक भाईचारे का रिलेशन बना रहे, ठीक है। तो फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में देखो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया, क्या आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट। तो अल्टीमेटली एथिक्स है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप बिजनेस एथिक्स के बारे में लिखते हैं ना, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन एक तो आपको मेंशन करना है, आप देख रहे हैं ये पूरी जो लाइन मैंने यहां पर हाईलाइट की हुई है, एथिक्स डील्स विद कंसेप्ट सच एज राइट रॉन्ग गुड बैड, ये आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा यहां पर जो बात कह दी गई कोड ऑफ कंडक्ट में, क्या बात कह दी गई, इफ इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भलाई के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, बिजनेस एथिक्स बताता है, ठीक है। ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट, और सारे बिजनेसमैन को ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। तो अल्टीमेटली कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा चेंज हो गया। आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाएंगे या किसी भी वेंडर के पास जाएंगे तो आपको लाइन लगाना पड़ता है, फिर आपको 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो फिलहाल शॉर्ट, जब तक कोरोना का ये इंपैक्ट चल रहा है तब तक कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आपको लाइन कैसे लगाना है, आपको जैसे वेंडर बोल रहा है वैसे ही सामान लेना पड़ेगा, ठीक है ना, मास्क लगाना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया, अभी बिजनेस के भी कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब ये कोरोना का पेंडेमिक वगैरह सब खत्म हो जाएगा तब वैसे लोग लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जो बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट है इंटरनल, वो सबके ऊपर लागू रहेगा। वो क्या होगा हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। अच्छा, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए किस पे बनाए गए, सोशल वैल्यूज पे बनाए गए, मोरल पे बनाए गए। इट कंटेन्स मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग बिजनेस। तो जो सामाजिक व्यवस्था है, वैल्यू है, उसको देखते हुए ये बनाए जाते हैं।
दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सर्विस टू सोसाइटी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत बार होता है आपके घर के अंदर भी, कभी ऐसा होगा बचपन में आप जब घर में एंटर हो रहे हैं और कभी भूल से आप चप्पल पहन करके किचन में एंटर कर देते हैं, तो आपकी माँ तुरंत आपको मना करती है कि तुला कळत नाही का, चल बाहर चप्पल घालून आला आतमध्ये, है ना। ऐसा तुरंत हमको सुनने को मिलता है और फिर तुरंत क्या बोला जाता है, बाहर निकलो पहले। अच्छा, ये क्या है? ये एक सोशल वैल्यू है जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया घर के लिए। सोशल वैल्यू क्या है कि चप्पल पहनकर हमको कभी भी किचन में आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बहुत सारे रीजन है उसके, क्योंकि चप्पल के साथ साथ में बहुत सारी धूल मिट्टी कचरा वगैरह जो जमीन पर होता है वो किचन में आ जाता है और किचन में खाने पीने का सामान बनता है, तो उसके साथ कहीं वो मिक्सअप ना हो जाए, इसके सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे करके रखते हैं कि चप्पल पहन करके कोई भी किचन में आएगा नहीं। तो ये एक सोशल वैल्यू है, इसको किसमें कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट में कन्वर्ट कर दिया कि घर में ये फिक्स है कि कोई भी चप्पल पहन करके किचन में आएगा नहीं। तो वहां पर हमको मालूम पड़ जाता है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, छोटी छोटी बातें। आपका आपने ग्लास जूठा कर दिया है तो उसको वॉश बेसिन में रख देना है, ठीक है, उसको ऊपर आप मत रखो, नहीं तो फिर कोई दूसरा उसी से पानी लेकर पिएगा और ग्लास जूठा हो जाएगा। और कई बार देखो इंडिया में ऐसा फॉलो होता है कि अगर आप कोई वाटर बॉटल कैरी कर रहे हैं तो आप ऊपर से ही पीते हैं पानी। ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और ऐसा बताया जाता है कि ये आपको मुंह लगाकर क्यों नहीं पीना है पानी उसको, ताकि आप ये बॉटल किसी और के साथ भी शेयर कर सके। हो सकता है कोई और प्यासा हो और आपसे जब वो पानी मांगेगा आप बोलेंगे नहीं ये तो क्या हो गया, जूठा हो गया, है ना। तो मतलब आप वाटर शेयर नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा वाटर शेयर करना नहीं चाहता, बट उसके पीछे रीजन क्या है, आपने बॉटल को क्या कर दिया है, जूठा कर दिया है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट कैसा बन जाता है कि ज्यादातर लोग बॉटल से पानी कैसे पीते हैं, ऊपर से पीते हैं, ताकि वो बाद में वाटर को क्या कर सके, शेयर कर सके। तो ये मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया। अब इसको बिजनेस में अप्लाई करें तो यहां पर देखो क्या लिखा है, दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। ये सेल्फ कंट्रोल मतलब यहां पर किसी एक्ट को लागू करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, सर्विस टू सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप, जो सामाजिक ग्रुप है उसके साथ में हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ठीक से उसको ट्रीट कर रहे हैं। नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, सॉरी, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, दूसरा का शोषण नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सोसाइटी के जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग भाग हैं, उनके साथ अनजस्टिस नहीं हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। तो जब आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं तो आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली बिजनेस किस में आ जाता है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन और वेलफेयर में आ जाता है। वो सोसाइटी को सर्विस देता है और एक फेयर ट्रीटमेंट रखता है सोशल ग्रुप के साथ, समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करता है। गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप जो समाज के छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं, हमको पता है आज की तारीख में देखो बहुत सारे अपने अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। जैसे ये ग्रुप किसका हो सकता है, ये जाति का ग्रुप हो सकता है, ये एम्प्लॉयज का ग्रुप हो सकता है, ये पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है कि नहीं। जैसे ट्रेड यूनियन बन जाता है, तो ट्रेड यूनियन क्या है, ये एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का ग्रुप है। ठीक है, जाति का ग्रुप, अलग अलग जाति का ग्रुप, या कम्युनिटी का ग्रुप। अभी कम्युनिटी मतलब जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इनका अलग ग्रुप है। तो ये अलग अलग जो ग्रुप है, या पॉलिटिकल ग्रुप, समाजवादी पार्टी वाले अलग हैं, फिर जनता दल यूनाइटेड वाले अलग हैं, भाजपा वाले अलग हैं, कांग्रेस वाले अलग हैं, ये अलग ग्रुप हो सकता है ऐसे। तो हम लोग यहाँ पर सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो सामाजिक ग्रुप है। ठीक है ना, सच एज, उसमें कौन कौन आ गया, कंज्यूमर्स का ग्रुप, एम्प्लॉय का ग्रुप, स्मॉल बिजनेसमैन का, गवर्नमेंट का, शेयर होल्डर का, क्रेडिटर का। मतलब ये क्या कौन हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है ना, जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो इनके बीच में कहीं पर भी भेदभाव किया जाता नहीं है, सबको समान रूप से देखा जाता है और सबकी वेलफेयर की बातें की जाती है। तो इट गिव्स प्रोटेक्शन, ये सभी को, बिजनेस एथिक्स सबको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो बिजनेस कंज्यूमर को क्या देता है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स कम प्राइस में देता है, जिसके सप्लाई में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। एम्प्लॉय को क्या देता है, एम्प्लॉय को जॉब प्रोवाइड करता है, फेयर प्राइसेस देता है, उसका जो एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन बनता है उसको टाइम पे परमानेंट कर देता है, और उसके फ्यूचर की भी सोचता है। स्मॉल बिजनेसमैन को प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। शेयर होल्डर को क्या देता है,
टाइमली बेसिस पे उसको प्रॉफिट अर्न करके देता है, रिटर्न्स देता है। क्रेडिटर्स को क्या देता है, टाइमली बेसिस पे उसको पेमेंट देता है। ठीक है, तो सबके साथ यहाँ पर प्रोटेक्शन का व्यवहार किया जाता है। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क मतलब एक बाउंड्री हो जाती है जिसके बाहर आपको काम करना नहीं है। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इसके बाहर आप गए तो क्या हो जाएगा, इमोरल हो जाएगा, वो एथिक्स रहेगा नहीं। तो यहां पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ हम लोग देख रहे हैं, इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या लिमिट्स है उसका एक फ्रेमवर्क देता है कि इसके बाहर बिजनेस को जाना नहीं है। बिजनेस मस्ट कंडक्टेड विद इन दिस लिमिट, और बिजनेस को इस लिमिट के अंदर ही काम करना चाहिए। तो उसका एक सामाजिक लिमिट है, कल्चरल लिमिट है, इकोनॉमिक लिमिट है, तो उसको बता दिए कि आप कभी भी, अभी जैसे देखो बीच में एड वगैरह आ रहे हैं, तो एक एड आया था जिसके अंदर रेड लेबल करके एक टी पाउडर है, तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि कुछ बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, दोनों घर पर आते हैं लेकिन चाबी उनके पास रहती नहीं है। तो बाजू वाले की इधर नॉक करते हैं और बोलते हैं क्या हम 2 मिनट आपके यहाँ पर बैठ सकते हैं? तो वहां जो बाजू वाले का रूम रहता है, जो उनके नेबर्स रहते हैं वो मोमेडियंस रहते हैं। ठीक है ना, और ये कौन रहते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी से रहते हैं। तो अभी जो हिंदू कम्युनिटी से रहते हैं तो इनको ऐसा रहता है कि हम मोमेडियन के घर में बैठे हुए हैं, तो वहां से वो टी ऑफर करते हैं। तो इनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है कि हमें चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर ये क्या दिखाया है, कल्चर दिखाया गया उसके अंदर। और कल्चर में कहां पर थोड़ी सी हीन भावना दिखा दी कि हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के लिए क्या रहती है, हीन भावना रहती है, ऐसा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि ये आप ऐसा ऐड कैसे दिखा सकते हो, हर बार ऐसा क्यों दिखाते हो कि हिंदू ही मुस्लिम के खिलाफ है, हर ऐड में ऐसा दिखाते हो। ठीक है, तो ऐसा उनको अपने कल्चरल लिमिट को क्रॉस करना नहीं चाहिए, बराबर है। ऐसे बीच में देखो बहुत सारा, आज से 6 से 7 साल पहले जो सिख कम्युनिटी है उनके ऊपर बहुत सारे जोक्स बनाए जाते थे। सरदार जी बोल के उनको चिढ़ाया जाता था, और ऐसा बताया जाता था कि सरदार जी जो होते हैं उनमें ब्रेन कम होता है करके। और ऐसे बहुत सारी मूवीज जोक्स वगैरह बहुत निकलने लगे। और बहुत बार ऐसा होगा कि एडवर्टीजमेंट में बहुत जगह पर मूवीज में सब यूज होने लगा, तो उन्होंने बाद में इसके लिए ऑब्जेक्शन लिया। तो फिर धीरे धीरे जाकर के सबने ऐसे जोक्स बनाना बंद कर दिया। अभी ऐसे सरदार जी पे जोक बनते नहीं है और नहीं भी बनाने चाहिए। किसी खास कम्युनिटी के ऊपर हम लोग को कोई अलग से ऑब्जेक्शन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आपकी कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बेचने निकल पड़े। जैसा मैं बार बार अमेजोन का एग्जांपल लेता हूं कि उसने क्या किया था, जो उसने अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ स्लीपर्स होती है, जो चप्पल होते हैं, उसके ऊपर गणेश भगवान का फोटो लगा दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन लिया कि हम लोग अमेजोन को बॉयकॉट कर देंगे, उसको बंद करा देंगे। तो उसने क्या किया, तुरंत उसको वापस लिया और वो एड को उसने बंद कर दिया। तो उसने क्या कर दिया था, अपना जो कल्चरल लिमिट था उसको क्रॉस कर दिया था। ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमिक लिमिट है, लीगल है एंड अदर लिमिट्स ऑफ द बिजनेस, उसको फॉलो करना चाहिए। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से। अब ये क्या होता है, बिजनेस एथिक्स आपको खुद से फॉलो करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई कानून बना हुआ है। तो इसके ऊपर कोई कानून बना हुआ ऐसा नहीं है। अभी देखो क्या लिखा है, द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन। खुद से एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कानून उनको बोलेगा, कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो ही वो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। अभी देखो आज की न्यूज मैंने देखी जिसके अंदर जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर लगभग 320 डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। अभी आज के टाइम पे जो कोरोना पेंडेमिक है, कोविड-19 का, यहाँ पर डॉक्टर्स की हमें सख्त जरूरत है। अब उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है कि आपको पेशेंट को देखना ही पड़ेगा, आप उससे एक्सक्यूज ले सकते नहीं है। तो कुछ डॉक्टर डर की वजह से कि हम जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा, इस वजह से
वो लोग नहीं आ रहे हैं जॉब पे। तो यहाँ फिर गवर्नमेंट ने फिर उनको क्या दिया, नोटिस दिया कि अगर आप जॉब पे नहीं आएंगे और आपका कारण सही नहीं निकला कि आप जॉब पे क्यों नहीं आ रहे हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा जॉब से। ठीक है, तो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो खुद से समझना चाहिए कि इस समय हमको उनकी जरूरत है, तो उनको आना चाहिए। ऐसे जो बिजनेसमैन है वो इस चक्कर में ना पड़े कि हमारे ऊपर कोई पुलिस का एक्शन होगा, कुछ होगा तो ही हम लोग सुधरेंगे, नहीं, उनको बिजनेस एथिक्स खुद से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, business ethics on their own. Business ethics must be like self discipline. तो business ethics कैसा होता है, सेल्फ डिसिप्लिन की जैसा होता है। इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, ये कानून की तरफ से एनफोर्स नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए, जबकि ये वॉलेंटरी होना चाहिए। वॉलेंटरी का मतलब स्वेच्छा से। आप बिजनेसमैन हो, आप समझो आपकी तरफ से सोसाइटी के लिए क्या अच्छा जा सकता है, कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा जा सकता है, गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा जा सकता है, और उसी तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। तो फटाफट हमने 5 पॉइंट फिनिश किए हैं, तो 5 पॉइंट एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज रेज योर हैंड। फर्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फीचर्स बता रहे हैं यहाँ पर। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, रूल्स होता है। ठीक है। सेकेंड, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यू, ये कहां से, ये एथिक्स को कहां से बनाया गया, हमारे जो मोरल वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज है। यस नेहा, डू यू हैव एनी डाउट? जिनको डाउट है वो स्पीकर ऑन करके, अनम्यूट करके बात करके पूछ सकते हैं। जस्ट टेल मी व्हाट इज योर डाउट नेहा। पॉइंट नंबर थ्री गिव्स प्रोटेक्शन, दिस वन। ठीक है, चलो एड्रेस करते हैं उसको हम। तो पॉइंट नंबर थ्री क्या है, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल सोशल ग्रुप। तो अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली जो सोशल ग्रुप्स हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज कंज्यूमर, एम्प्लॉय। अभी देखो, जैसे कंज्यूमर की बात ले लें हम लोग, तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, कम प्राइस में चाहिए, आपको उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा था ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप एथिक्स को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो एथिक्स के अंदर अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत जगह क्या होता था, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी, बट यहां पर ऐसा नहीं है। आपको खुद से समझना चाहिए कि वो कानूनी तौर पर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और सामने वाले के लिए अच्छा है या नहीं, तो कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा है उसके हिसाब से आपको सर्विस देना है। एम्प्लॉय के लिए क्या बेटर है, जैसे एम्प्लॉय का एक्सप्लॉइटेशन आपको नहीं करना है, ये एथिक्स बोलता है। ठीक है ना, उसका 8 घंटे का काम है, उससे आप 12 घंटे का काम ले रहे हो और उसको सैलरी 8 घंटे की दे रहे हो, तो आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो इनडायरेक्टली आपको उसका शोषण नहीं करना है। ठीक है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। अभी क्लियर है? तो चाहे सोशल ग्रुप में कोई भी हो, कंज्यूमर हो, एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर हो, तो उनको आपको प्रोटेक्ट करना है थ्रू एथिक्स। यस नेहा, नाउ योर डाउट इज क्लियर। ओके, ठीक है। डाउट रहेगा किसी को तो प्लीज इंफॉर्म मी, वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क देता है, ऐसी बाउंड्रीज देता है जिसके बाहर आपको जाना नहीं, मतलब आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आप बिजनेसमैन हो तो आपका एक अच्छा कैरेक्टर देखा जाता है, और उस कैरेक्टर के तहत आपको सोसाइटी का वेलफेयर करना है। किसी का सामाजिक तौर पे कल्चर, जो कल्चर है या संस्कृति है या इकोनॉमिक तौर पर किसी का हमको उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, वॉलेंटरी, स्वेच्छा से करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई दबाव डालकर आपसे ये करवाएगा तो ही आप करोगे, ऐसा नहीं। आपकी इच्छा से ही आपको वॉलेंटरीली एथिक्स को फॉलो करना है। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। पॉइंट नंबर 6, एथिक्स के लिए आपको लोगों को एजुकेट कराना बहुत जरूरी है, उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स।
तो बिजनेस एथिक्स बताने के पहले आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, और इस ट्रेनिंग के अंदर उनका एजुकेशन भी हो और गाइडेंस भी होना चाहिए। द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स। और बिजनेस एथिक्स को बताते हुए आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है कि इससे फायदा क्या होगा। अगर आपने बिजनेस एथिक्स फॉलो किया तो आपको लॉन्ग रन में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस एथिक्स हैं। जब आप इसको फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंज्यूमर बेस है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो लॉन्ग रन में आपको ही फायदा, ऐसा आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बताया गया है कि बिजनेसमैन को क्या देना पड़ेगा, हमको एजुकेशन देना पड़ेगा। जैसे देखो आज की तारीख में जो होटल्स और रेस्टोरेंट है वो तो ठीक है, वो एथिक्स फॉलो करते हैं कि जो भी फूड वगैरह है उसकी साफ सफाई कैसे हो, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे करना है। लेकिन आप देखेंगे और यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, स्ट्रीट साइड जो फूड होता है, स्ट्रीट फूड, उसमें इतना हाइजीन मेंटेन करते नहीं है। कई बार जो सामान दिया जाता है, वो प्लेटें, वो ग्लास ठीक से धुले हुए नहीं होते हैं। तो ये अनएथिकल है, ये कस्टमर्स के सामने लापरवाही की जा रही है। ठीक है ना, मैंने अपने आंखों से देखा, एक बार मैं ऐसे स्ट्रीट पे चलते हुए मैंने देखा कुछ लोग जो गोला खाते हैं, है ना, वो बर्फ का बनाया जाता है जूस डाल करके उसके ऊपर। तो जो गोला बनाने वाला पर्सन था, उसके हाथ से वो जो बर्फ था, बर्फ की जो सेली होती है, वो जमीन पर गिर गई, और जमीन पर गिरकर स्लिप हो गई और करीब 3-4 फुट आगे चली गई। और वो तुरंत गया, उसने उसको उठाया और पानी से धोया और तुरंत मशीन में लगाकर गोला बनाना चालू कर दिया। अभी मैंने मेरी आंखों से देखा, तो अभी जो देखने वाला है कि वो बर्फ क्या हो गया, वो रोड पे ऐसे ही तैर रहा है और लोग उसी का गोला खा रहे हैं। ठीक है ना, अब ये एथिकली उसको समझ में आना चाहिए कि ये खराब हो गया है चीज, तो उसको क्या करे, वो फेंक दे। लेकिन नहीं, पानी डाला और साफ हो गया। ऐसे ही बर्फ साफ करते हैं। ठीक है, कुछ पानी पूरी बनाने वाले रहते हैं तो उनका हाथ उतना साफ नहीं रहता, वो सिर खुजाएंगे, कान खुजाएंगे और फिर वो पानी पूरी बनाकर आपको खिलाएंगे और आप बड़े चाव से खाते हो। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हाइजीन होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, अगर वो कोई फूड इंडस्ट्री में है तो उनको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको गाइडेंस देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा नहीं होता कि जो बिजनेस एथिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम आपको मिलेगा, ऐसा होता नहीं। हर एक बिजनेस का अपना अपना एथिक्स हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वेज और नॉनवेज खाने का, है ना, तो किसी के घर में हो सकता है नॉनवेज, अच्छी बात है, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन नॉनवेज खाते होंगे, और कोई शुद्ध शाकाहारी होगा वो नॉनवेज खाता ही नहीं होगा। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए वो एथिक्स है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए वो एथिक्स एथिकल नहीं है। ठीक है ना, तो हर एक घर का जो अलग अलग एथिक्स हो सकता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना अलग अलग एथिक्स होता है। तो रिलेटिव टर्म है, डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्हाट इज कंसिडर्ड गुड इन वन कंट्री मे बी बैंड इन अदर कंट्री। एक कंट्री में जो अच्छी बात हो सकती है वो दूसरी कंट्री में क्या होगा, बैन हो सकता है, तो वहां के एथिक्स के खिलाफ हो सकता है। तो आपको वहां के लॉ को देखना पड़ेगा, वहां के कस्टम को देखना पड़ेगा, संस्कृति को देखना पड़ेगा, कल्चर को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे एथिक्स समझ में आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी कम्युनिटी बेस्ड बता देते हैं। हमने थ्री इडियट्स मूवी, थ्री इडियट्स नहीं सॉरी, पीके करके एक मूवी आई थी आमिर खान की, ठीक है ना, उसमें शायद देखा होगा। तो जो फ्यूनरल रहता है, अभी हिंदू के फ्यूनरल में क्या होता है, हम व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। फ्यूनरल में जो अंतिम यात्रा होती है तो उसमें क्या पहना जाता है, व्हाइट ड्रेस पहना जाता है। ठीक है,
ठीक है, जिनका लेट मी से वन थिंग, जिनका कॉलेज लेक्चर्स अभी क्लैश हो रहे होंगे मेरे टाइमिंग के साथ में, हाँ, उन्होंने मुझे पहले इंटीमेट नहीं किया है, तो करंटली वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। बाद में इसका जो रिकॉर्डिंग रहेगा मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख लें। बट ये ध्यान रखिए कि पहले से मुझे आप बता दीजिए, इंटीमेट कर दीजिए कि आपके कॉलेज का लेक्चर्स का टाइम क्या है, सो दैट आई कैन अरेंज लेक्चर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अलग अलग टाइम होता है, वराई करता है, तो हम लोग को एक टाइम ऐसा सेट करना पड़ेगा जहां पे सारे के सारे लोग लेक्चर एट अ टाइम अटेंड कर सके। ओके, तो जिनका है अभी फिलहाल अगर किसी का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो वो लीव कर सकते हैं और कॉलेज के लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा कवर अप नहीं करेंगे, बिजनेस एथिक्स हमको फिनिश करना है, तो बिफोर 2 o'clock, ठीक है ना, वी विल ट्राई कि हमारा फिनिश हो जाए। ऐसे 1.5 आवर का लेक्चर है, बट लेट अस सी कहां तक ये जाता है। डूज एंड डोंट्स, ठीक है, तो CSR हम लोग बाद में लेने वाले हैं, तो सिर्फ आज का जो लेक्चर होगा वो बिजनेस एथिक्स के ऊपर ही है, तो 1 more पेज, दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पर दिया था रिलेटिव टर्म, तो डिपेंड करता है एक का। अभी मैं क्या बात कर रहा था कि हिंदू के फ्यूनरल में हम लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, बट क्रिश्चियन की शादी में देखो जो ब्राइड रहती है वो पूरे व्हाइट ड्रेस में रहती है, और जो ग्रूम रहता है वो ब्लैक में रहता है कि नहीं। बट जो हिंदू की शादी होती है वहां पर ब्राइड रहेगी वो रेड ड्रेस में या ग्रीन ड्रेस में रहेगी, और जो ग्रूम रहता है वो कलरफुल ड्रेस पहनेगा, लेकिन उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, कुछ कस्टम से, ये रीति रिवाज है, तो इसमें मोरल इमोरल भी लेकर के आ जाते हैं, और एथिक्स और अनएथिकल चीजें भी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब आप सपोज किसी का फ्यूनरल वगैरह है और वहां पर आप कलरफुल ड्रेस पहन करके जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी वहां पर, ठीक है, वहां पर वो सूट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमोरल है, आपको वैसे वहां नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, रिलेटिव टर्म, डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस में जो एथिकल है हो सकता है वो दूसरे बिजनेस में क्या हो, अनएथिकल हो, बराबर। अभी मैंने एक बार मेरे एजुकेशन के टाइम पे एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। अब वो जो लाइब्रेरी थी वो कहाँ सिचुएटेड थी, वो एक जैन टेम्पल था, जैन टेम्पल के बाजू में। अभी वो जैन टेम्पल के बाजू में थी, वो जो पूरा प्रीमाइसेस था वो जैन कम्युनिटी का था। अब वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि आप लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है वो फॉलो करेंगे, जो मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग के 6 o'clock तक होता था, क्योंकि वहां पे जो जैन साधु रहते थे वो उनका जो टाइमिंग होता था उसके हिसाब से वो जल्दी सोने चले जाते थे, और उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। तो उसके साथ साथ वहां पर वो मेंटेन किया गया था कि आप टिफिन वगैरह जो लेकर के आते हैं तो आपको जैन फूड ही लाना है, विदाउट अनियन गार्लिक, ठीक है, ऐसा लेकर के आना है। अब वहां पर वो एथिक्स था, अगर आप अदर देन जैन फूड वहां पर अनियन या गार्लिक से बना कुछ फूड लेकर के जाते हैं तो वो वहां पर अनएथिकल था। क्यों? क्योंकि बाजू में क्या था, टेम्पल था, और टेम्पल के बाजू में ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं, अलाउड नहीं है, तो ये सबको फॉलो करना चाहिए। तो कई बार क्या थे हमारे फ्रेंड्स जो लोग ये सब चीजों को मानते नहीं थे, ठीक है, तो कई बार वो टिफिन में लेकर के आ जाते थे। तो जैसे उस कम्युनिटी को पता चला कि ये लोग ये सब टिफिन, उन्होंने सबका क्या कर दिया, वहां पर लाइब्रेरी बंद कर दिया। ऐसा है, और सही किया, क्योंकि जो वहां के कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां के लिए वो क्या है, एथिक्स है। वहां के लिए अगर आपने ऐसा कुछ लेकर के आया जो अनएथिकल है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर हुआ, उस लाइब्रेरी को फिर नॉन जैन जो पर्सन थे उनके लिए क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि कोई एक चीज जहां पर क्या हो सकती है, एथिकल हो सकती है, वही चीज दूसरी जगह पर क्या हो सकती है, अनएथिकल हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम, ठीक है। इसलिए इसलिए ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। न्यू कंसेप्ट, बिजनेस एथिक्स, क्या ये न्यू कंसेप्ट है? बिजनेस एथिक्स इज न्यूअर कंसेप्ट, इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री। तो देखो ये नया कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है ना, बिजनेस एथिक्स को लेकर के वो लोग स्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि उसके लिए उन्होंने सेपरेट लॉ भी लेकर के आया, कानून भी लेकर के आया कि अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। बट पुअर कंट्रीज में इसके ऊपर लॉ के रिलेटेड कोई इम्प्लीफिकेशन नहीं है, कोई एम्फेसिस नहीं है, इसके लिए यहां पर बोला गया न्यू कंसेप्ट है, बट इन रियलिटी ये कोई न्यू कंसेप्ट
नहीं है। बिजनेस एथिक्स तो कैसा होता है, आपका मोरल क्या है, आपका कस्टम क्या है, वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। बट जो लिखा है हम लोग एग्जाम में वही लिखेंगे। न्यू कंसेप्ट लिखा है तो डेवलप नेशन में ये न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, और पुअर कंट्रीज में इसको ज्यादा फॉलो किया जाता नहीं है। तो वी आर फिनिश विथ 8 पॉइंट। तो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। हमने वॉलेंटरी तक देखा था। नेक्स्ट है रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। हमने देखा था बिजनेस एथिक्स सबको पता होना चाहिए, तो सारे बिजनेसमैन को हम ट्रेनिंग दे, गाइड करें, एजुकेट करें। देन रिलेटिव टर्म है, अभी अभी डिस्कस किया कि इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, ठीक है, इसलिए रिलेटिव है। एक के लिए जो एथिकल है दूसरे के लिए क्या हो सकता है, अनएथिकल हो सकता है। न्यू कंसेप्ट, क्या ये न्यू कंसेप्ट है? तो हाँ ये न्यू कंसेप्ट है, और ज्यादातर ये डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो करती हैं। जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, इसको अभी तक उतना फॉलो करते नहीं है। मोरल एंड सोशल वैल्यू। मोरल क्या है, मोरल एंड इमोरल। तो मोरल वैल्यूज क्या होती है या सोशल वैल्यू, सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंदर मोरल बहुत काम की चीज है। आवर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप। हमारे जो मौलिक शिक्षण है, हमारे जो वैल्यूज हैं, वो हमें ग्रो करने में और डेवलप होने में मदद करते हैं। द डिसीजंस वी मेक आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आर वैल्यूज। हमें जो सिखाया गया है उसी के बेसिस पे हम क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर वो एक प्रेजुडाइसिस बन के रहता है, एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए कई बार हम लोग कोई काम करने जाते हैं, अगर वो गलत काम है तो कई बार हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये गलत है, नहीं करना है, गलत है, नहीं करना है ना। तो ये हमारे संस्कार हैं, और संस्कार हमें सिखाते हैं कि क्या मोरल है, क्या इमोरल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है हमारे सोशल वैल्यू और बिलीफ्स पे। दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस। और ये हमेशा हमें दिशा निर्देशन करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यू फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जो समाज का संस्कृति है, कल्चर है, उसका ये पार्ट है, उसका भाग है। दे प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर सोशल कंडक्ट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जनरल गाइडेंस, आपको कैसे एक दूसरे से बिहेव करना है, ठीक है। वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, मौलिक अधिकार, ठीक है ना। ऐसे अधिकार जो आपके पास होना चाहिए। अभी जैसे हमारे जो बेसिक राइट्स है वो क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, है ना, खाना मिलने का अधिकार, कपड़े का अधिकार, और शेल्टर, घर का अधिकार। उसके साथ साथ एजुकेशन मिलना चाहिए, और हेल्थ। ये क्या है, हमारे 5 बेसिक नीड्स है, ठीक है। तो ऐसे यहां पर फंडामेंटल राइट्स क्या है, मतलब आपके मौलिक अधिकार क्या है। उसके अलावा वैल्यू किसका, पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म क्या होता है, चलो कोई चैट में लिख करके बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रियोट, या कोई बोलना चाहते तो अनम्यूट करके बताएं। पेट्रियोटिज्म, यस, नो वन, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। देशभक्ति, यस। कदम, कदम, आपका नाम क्या है, आपने शायद अपने डैडी के नाम से लॉगिन किया हुआ है। यस, दिव्यांश ने भी बताया देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, बराबर, ठीक है। ऋतिक, यस, ऋतिक कदम। तो ऋतिक कदम और दिव्यांश ने करेक्ट आंसर दिया। पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति। तो ये पेट्रियोटिज्म ऑटोमेटिकली एक सामाजिक वैल्यू क्रिएट करता है। जब कोई आप काम करने जाते हो तो आपके दिमाग में अगर ये कभी ऐसा आ गया कि ये मेरे देश के खिलाफ है ना, तो आप वो काम करते नहीं हो। ये देशभक्ति है, पेट्रियोटिज्म है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन, दूसरे इंसानों के लिए क्या होना चाहिए हमारे दिल में, रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है। रैशनैलिटी, आपका बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब कॉमन बिहेवियर, इरेशनल, पागलों जैसी हरकतें नहीं करना है। सेक्रीफाइस, आप में त्याग की भावना होनी चाहिए। इक्वालिटी, आप अपने समान सभी को समझे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए, सबका सम्मान करें। इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, और ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे बिहेवियर को
इन्फ्लुएंस करती हैं, चेंज करती हैं। ठीक है, तो कोई भी आप एक्ट करते हो तो इसके ऊपर आपके पूरी कम्युनिटी का, वैल्यूज का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि आप कौन से संस्कृति से आए हैं। अभी देखो सिख समुदाय, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो लोग लंगर चलाते हैं। लंगर मतलब फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो भले सामने वाला उनको वो वैल्यूज ना दे, घृणा की दृष्टि से देखे, लेकिन वो कभी किसी व्यक्ति में भेदभाव करते नहीं है। किसी भी कम्युनिटी का पर्सन उनके पास आता है तो वो उनको खाना खिलाते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है, वो उनके कल्चर में है। तो ऐसे ही हमारे जो सोशल वैल्यूज होते हैं वो हमको सिखाते हैं क्या मोरल है, क्या इमोरल है, क्या सोशल वैल्यूज है। Moral values are based on perception of right and wrong, whereas social values may also include ideas about things being socially acceptable. अभी देखो यहाँ पर दो अलग अलग चीज है, एक मोरल की बात करें, एक सोशल वैल्यू की, और दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया हुआ है। क्या डिस्टिंग्विश किया हुआ है? मोरल वैल्यूज आर बेस्ड अपॉन परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपके दिमाग में क्या है, किसी चीज का परसेप्शन कैसा है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उसके ऊपर बेस करता है मोरल वैल्यू। जबकि सोशल वैल्यू क्या बताया, वेर सोशल वैल्यू में ऑल्सो इंक्लूड आइडियाज अबाउट थिंग्स बीइंग सोशली एक्सेप्टेबल। तो कुछ चीजें होती है जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेड है या नहीं है, डिपेंड्स। ठीक है, तो सोशल वैल्यूज से रिलेटेड आ जाता है। सोशल वैल्यूज आर ऑफन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ईगो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन, एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया, सोशल वैल्यू, सामाजिक वैल्यू। तो उसके अंदर ट्रेडिशन आ गया, ठीक है, आपकी संस्कृति आ गई, आपके अंदर का ईगो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन। तो ये सारी चीजों से मिलकर क्या बना है, सोशल वैल्यू बना है। देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटी। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके पीछे क्या होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। द रूल्स आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस शुड डू। बिजनेस को कौन से टाइप की एक्टिविटी करनी चाहिए, एंड व्हाट इट शुड नॉट डू। तो ये एथिक्स बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट हमको लिखना है, जब भी बिजनेस एथिक्स के बारे में आएगा बात तो हमको ये पॉइंट लिखना रहेगा। क्या पॉइंट लिखना रहेगा, व्हाट बिजनेस शुड डू एंड व्हाट इट शुड नॉट डू। क्या करना चाहिए बिजनेस को और क्या नहीं करना चाहिए। दे आर नोन एज बिजनेस एथिक्स, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई है ना। एक तो ईमानदारी आ गई, ऑनेस्टी, फिर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब लोगों को पता चले आपके बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। फेयरनेस हो, किसी के साथ अनफेयर बिहेव ना करें आप। ठीक है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी ऑनेस्टी से रिलेटेड हो गया, लॉयल्टी से रिलेटेड थोड़ा हो जाता है कि आप लॉयल बने रहें। ठीक है, तो बिजनेस को ये सब फॉलो करना चाहिए। क्रिएट गुडविल, और ये सब फॉलो करने की वजह से क्या होता है, आपका मार्केट में अच्छा नाम क्रिएट होता है, गुडविल बढ़ता है। ठीक है, इट गिव्स इकोनॉमिकल गेन इन द लॉन्ग रन। तो लंबे समय बाद आपको इसका फायदा भी मिलता है। तो बिजनेस एथिक्स देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियर लैंग्वेज में यहाँ पर बताया डूज एंड डोंट्स। बिजनेस को क्या करना चाहिए, पे टैक्स एंड अदर चार्जेस रेगुलरली, टाइम पे टैक्स देना चाहिए, बाकी जो चार्जेस है वो पे करना चाहिए। अपने एम्प्लॉय को फेयर वेजेस दे, टाइम पे अलाउंसेस दे, एंड अदर मॉनिटरी इंसेंटिव्स, और भी वर्कर को जो मॉनिटरी बेनिफिट देना चाहिए, ठीक है ना, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, अगर दे सकते हैं तो वो भी दें। एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेफ है, सिक्योर है, ये उनको एंश्योर करना चाहिए। सप्लाई क्वालिटी गुड्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करें, ये हमने बात की थी पहले। गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक टू राइट ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर का अधिकार है उसको सम्मान दे, ठीक है, उसके लिए लड़े ना। क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर का राइट है वो उसको लॉ ने दिया है, कानून ने दिया है। अगर आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो कंज्यूमर आपके ऊपर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो उसका भी हमको सम्मान
रखना है। यूज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी, और जो आप पैसा कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आपको खर्चा करना चाहिए। तो ये डूज है, क्या करना चाहिए। अब देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन, अगर अच्छा कंपटीशन हो रहा है, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, तो उसको खराब ना करें। कैसे खराब करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। धीरू भाई अंबानी जो मुकेश अंकल के पापा थे, जब उनका पेट्रोल का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस में हाथ डालना स्टार्ट किया। और टेक्सटाइल बिजनेस में उस टाइम ऐसा था कि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे। और एक ऐसे एग्जांपल में देता हूं कि सपोज कोई प्रकार का टाइप का कपड़ा है और वो कपड़े का जो मेकिंग कॉस्ट है वो अगर 45 रुपीज है मेकिंग कॉस्ट, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो उसको 60 रुपीज में सेल करते थे, मतलब 45 कॉस्ट प्लस 15 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा ऐड करके सेल करते थे। तो कोई उसको 60 में सेल करता था, कोई उसको 70 में सेल करता था, कोई 70 में, डिपेंड कैसा आपका शोरूम है, कैसा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन आप लगा करके सेल कर रहे हैं। बट धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया और ऐसा ही कपड़ा जैसा बाकी लोग 60 रुपीज में सेल कर रहे थे, उन्होंने उसको 40 रुपीज में सेल करना स्टार्ट किया। 40 रुपीज। अब 40 रुपीज में सेल करना स्टार्ट किया तो मार्केट में जो चीज 60 रुपीज में मिल रही थी अब 40 रुपीज में मिल रही है, तो बाकी सबको छोड़ करके कस्टमर्स धीरू भाई अंबानी के यहां से ही गुड्स परचेस करने लगे, कपड़ा परचेस करने लगे। ऐसे धीरे धीरे 1-1.5 साल में बहुत सारी दूसरी कंपनीज को लॉस होने लगा, क्योंकि उनके यहां से माल कोई लेता ही नहीं था। अब बाकी इंडस्ट्री भी परेशान थी कि ये सामान लाता कहां से, हम जो प्रोडक्ट लाते हैं उसको बनाने का ही कॉस्ट 45 हो जाता है। चलो 40 का चीज में 45 का चीज में 45 में भी बेचूंगा तो भी एक बात समझ में आती है, लेकिन ये बंदा तो 45 में जो हमको मिलता है ये 40 रुपीज में बेच रहे, तो इसको कहां से गुड्स मिल रहे हैं, ये इतना सस्ते में कहां से बना पा रहा है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। आने वाले 2 से 3 साल में धीरे धीरे लोगों ने उसको बिजनेस को बेचना स्टार्ट किया। अब जैसे लोग बिजनेस को बेचते थे तो धीरू भाई अंबानी उसको परचेस कर लेते थे। और ऐसा करते करते विद इन 5 years उन्होंने मोर देन 80% जो इंडस्ट्री थी उसको क्या कर ली, परचेस कर ली। अभी 80% इंडस्ट्री को परचेस करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने प्राइस बढ़ाना चालू किया, 40 का 45 हो गया, 50 हो गया। फिर किसी ने पूछा भाई कि चलो ठीक है आपने हमारा बिजनेस परचेस किया, हमें लॉस हुआ, सब बात ठीक है, लेकिन आप ये माल लाते कहां से थे, हमको उसका बनाने का ही कॉस्ट 45 पड़ता था और आप इसको माल 40 रुपीज में सेल करते थे। तो उन्होंने बोला कि मुझको भी 45 रुपीज का ही मिलता था। मतलब मतलब ये कि वो 5 साल से लॉस कर रहे थे। क्यों लॉस कर रहे थे, ताकि सस्ते में बेचे, कस्टमर उनके पास आए और फिर क्या हो जाए, बाकी सब कॉम्पिटिटर का धंधा बंद हो जाए, वो सबको खरीद लें और एक बार पूरा का पूरा धंधा इनका है। अब ये प्राइस बढ़ाएंगे तो मोनोपोली हो गई, मोनोपोली हो गई मतलब सिंगल सेलर हो गया, सबको इनसे ही माल खरीदना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, वापस से प्राइस जो है 45, 50, 55, 60 अपने हिसाब से बेचना चालू किया। तो इन्होंने ये गलत काम किया। ये जो हेल्दी कंपटीशन पहले चल रहा था उस कंपटीशन को उन्होंने ब्रेक किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ठीक है ना। डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर, कस्टमर को चीट करना नहीं है। ठीक है। डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट मतलब सिंगल सेलर मत बनो आप, दूसरों को भी कंपटीशन में रहने दो। डू नॉट रिसॉर्ट और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, तो होर्डिंग नहीं करना है आपको, जमाखोरी है ना। कोई सामान हम जमा करके रखते हैं अपने पास ताकि मार्केट में उसका भाव बढ़ जाएगा तब हम लोग रिलीज करेंगे, ऐसा आपको करना नहीं है। यू आर नॉट ए गुड बिजनेसमैन अगर आप ऐसा करते हैं तो। डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट आपको नहीं करना है, अननेसेसरी प्रॉफिट आपको करना नहीं है। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है तो ये जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसको जाएगा, शेयर होल्डर को जाएगा। तो आप ऐसा गुप्त प्रॉफिट ना करें कुछ जो शेयर होल्डर को ना जाकर के आपको पर्सनल प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको कोई सीक्रेट प्रॉफिट क्रिएट करना नहीं है। तो डूज एंड डोंट्स हमने देखा। अभी ये लास्ट 2 पार्ट हम लोग ले लेते हैं। अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए बिजनेसमैन को, अनफेयर कंपटीशन। तो ऐसे कंपटीशन जो अनफेयर है, मतलब आपको गलत कंपटीशन में जाना नहीं है, आपको ठीक से कंपटीशन करना है। तो इसमें कई बार देखो एग्जांपल दिया जाता है कि हमेशा अपने आप को आप क्या करो, बेटर बनाओ।
ठीक है, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने का। तो एक एग्जांपल क्या दिया जाता है कि बी, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है। अब किसी ने बोला कि इस लाइन को आपको क्या करना है, छोटा छोटा करना है। अभी छोटा करना है, कैसे छोटा करना है, बिना उस लाइन को टच किए आपको छोटा करना है। तो बिना उस लाइन को टच किए आप छोटा कैसे करेंगे, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हो क्या करते हैं, उसके सामने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो आपने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी तो ऑटोमेटिकली ये लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इसको बोलते हैं फेयर कंपटीशन, ठीक है ना। बिना सामने वाले को टच किए, बिना उसे नीचे, उसको छोटा करने के लिए हम उसके बीच से काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसा हमको करना नहीं है, ये अवॉइड करना है हमको, ठीक है। हमको उसको टच नहीं करना है, हमको अपने आप को बड़ा बनाना है, बराबर है। तो बिजनेस में भी यही करना है। जो अनफेयर प्रैक्टिस होता है, कभी कभी होता है कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टाटा ने जब नैनो लॉन्च की तो बहुत सारे कार इंडस्ट्री को ये पसंद नहीं आया कि उसने सस्ते में क्या की, कार को लॉन्च किया, है ना। तो उसने क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन पास आउट करना स्टार्ट कर दिया कि टाटा नैनो में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, और जिसकी वजह से फिर टाटा नैनो बिकना कम हो गई। फिर धीरे धीरे तो अभी टाटा नैनो बहुत कम बिकती है, ठीक है। तो ऐसा अनफेयर कंपटीशन, किसी दूसरे के प्रोडक्ट को खराब बताना नहीं है। फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आपको इकोनॉमिक पावर एक जगह इकट्ठी नहीं करनी, और इकोनॉमिक पावर किससे आती है, पैसे से। मतलब इतना ज्यादा पैसा क्रिएट करके एक जगह पे आप मत रखिए, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सबको कमाने दीजिए। अभी आज के तारीख में देखो क्या हो रहा है, ज्यादातर डीमार्ट, डीमार्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी। ज्यादातर जो बिजनेस है सब डीमार्ट के पास जा रहा है। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, धीरे धीरे उनका इनकम ना कम हो गया है, पहले जितना वो कमाते थे वो 50% पे आ गए। लोग महीने का राशन, 2 महीने का राशन डीमार्ट से भरा लेते हैं, और फिर कभी कभार जो छोटी मोटी चीजें रहती है वो क्या करते हैं, नियर बाय एरिया से परचेस करते हैं, और इसकी वजह से उनका बिजनेस क्या हो गया, कम हो गया। और फिर जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, इकोनॉमी पावर उसके पास ही होती है, ठीक है। तो ये रिलायंस है, फिर डीमार्ट है, या जो मॉल्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कर रहे हैं, सारी की सारी पावर्स अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग। तो आपको एग्रीमेंट करना है किससे, फेलो बिजनेसमैन से, फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग। तो आपके साथ वाला जो बिजनेसमैन है, अगेन हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटर के साथ आपने क्या मिला लिया, हाथ मिला लिया। देखो आपने कई बार देखा होगा, जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, तो फ्रूट सेलर 4-5 एक साथ बैठे हैं ना, तो सबका क्या होता है, प्राइस सेम होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हम इस प्राइस के नीचे सेल करेंगे नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर बार्गेन नहीं कर पाता, वो सब जगह जाएगा, उसको सेम जगह सब रेट मिलेगा। तो बार्गेनिंग पावर उसके हाथ से चली गई, क्योंकि आपने कोलिजन कर लिया। तो ये एग्रीमेंट करके आपको रखना नहीं है अपने फेलो मेंबर्स के साथ में, ठीक है। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। तो हर एक बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सर्व करेंगे और प्रॉफिट बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले सर्विस, बाद में प्रॉफिट। ट्रुथ इन बिजनेस दैट कस्टमर इज द किंग। ये आपको रियलिटी स्वीकार करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कस्टमर ही क्या है, किंग है। मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक। अपने बिजनेस को आप क्या बनाओ, वो न्यायपूर्ण हो, फेयर हो, किसी के साथ भेदभाव ना करें, ठीक है, इंसानियत से रिलेटेड हो, एफिशिएंट हो, और डायनामिक, सिचुएशन के साथ में चेंज होता हो, ऐसे आपको बनाना चाहिए। तो ये सब आप एक्सेप्ट करें। तो ये हमने पॉइंट्स देखे इसके अंदर फ्रेंड्स, मुझे फटाफट बताओ। ऊपर के हमने 8 पॉइंट देखे, और उसके बाद मोरल एंड सोशल वैल्यूज में हमने देखा डूज, डोंट्स, अवॉइड एंड एक्सेप्ट। तो इस जगह पर किसी को कोई भी डाउट है क्या? यस बोलिए, किसी को कुछ डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। इन द केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आपका जो क्वेश्चन रहेगा आप लिख करके भेजिए। अच्छा, और थोड़ी मुझे बात करनी थी। अभी जो आपका होमवर्क सेशन है, मैं विद इन 2 डेज स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहले ही आप लोग क्या करें, जो हमारा गूगल क्लासरूम का ऐप होता है,
ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे गूगल क्लासरूम। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी आपका होमवर्क रहेगा आप होमवर्क करके उसका स्नैप लेकर के, फोटो लेकर के आप उस पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से हम आपका होमवर्क चेक कर सकते हैं। तो जल्दी ही उसमें मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और फिर आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली हम लोग बीके और मैथ्स का आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स भेज ही रहे हैं, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस में पीछे न रह जाए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।